डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता क्या है। क्योंकि आपको ये पता भी होना चाहिए कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम होता क्या है। तो मैं इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड सेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, एक इन शॉर्ट समझ लीजिए, जिन बीम्स के अंदर या जिन सेक्शंस के अंदर रेनफोर्समेंट जो होता है वो सिर्फ टेंशन साइड प्रोवाइड होता है, वो सिंगली रेनफोर्स सेक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, और जहां पर आपका रेनफोर्समेंट जिन बीम्स के अंदर टेंशन साइड एज वेल एज कंप्रेशन साइड भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है और डिजाइन किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। इसको हम और डीप में पढ़ेंगे किसी और लेक्चर सेशन में जब हम डबली रेनफोर्स सेक्शन पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक, कि जो सिंगली रेनफोर्स बीम होते हैं उस पे IS 456 2000 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है स्ट्रेस का एज वेल एज स्ट्रेन का। तो हाँ, यहाँ हम अज्यूम करते हैं, कंडीशन लेते हैं। उस कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि हमने एक बीम लिया है, या आप उसे एक सेक्शन भी बोल सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हम ले रहे हैं जिसकी लेंथ L है और उस पर एक यूनिफॉर्म लोड वर्क कर रहा है W। ठीक है, तो जब ये लोड इस पर वर्क करेगा तो इसमें कुछ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कुछ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन की वजह से आप देखेंगे कि जो सेक्शन है, तो सेक्शन में जो, अगर मैं इसको एक न्यूट्रल एक्सिस मानूं अगर इसके अंदर, सो न्यूट्रल एक्सिस आप सभी को पता होगी क्या होगा। अगर नहीं पता है तो न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जहां पर क्या होते हैं, आपको दो चीजें क्लियर होंगी। एक तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेसेस जीरो होती हैं। ठीक है, यानी वो पॉइंट जहां पर स्ट्रेस क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर है। या फिर वो पॉइंट जहां पर क्या होता है, साइन कन्वर्जन होता है, उनको भी आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस वो पोजीशन है जहां पर क्या होंगी, स्ट्रेसेस जीरो होंगी, यानी वहां पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जैसा कि आप ये बेंडिंग डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, जब यहाँ पर बेंडिंग होगी, ये डिफ्लेक्ट होगा, तो जो अपर फाइबर हैं वो काय में वर्क करेंगे, कंप्रेशन में वर्क करेंगे, और जो बॉटम फाइबर हैं वो काय में वर्क करेंगे, टेंशन साइड वर्क करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इसी को हम आगे समझते हैं। तो लिमिट स्टेट थ्योरी हमारी क्या कहती है अबाउट स्ट्रेन। फर्स्ट हम किसके बारे में, स्ट्रेन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन के बारे में क्लियर है कि लिमिट स्टेट थ्योरी गिव्स अ लीनियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस the cross section. It varies at zero at the neutral axis and maximum at the extreme fiber। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अगर नहीं है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट क्या लिया है, सेक्शन। तो ये सेक्शन जो है इसके अंदर जो स्ट्रेन वाला आप डायग्राम देख रहे हैं, उस स्ट्रेन के अंदर हमने न्यूट्रल एक्सिस की जो पोजीशन है N है, वहां पर क्या लिया है, स्ट्रेन जीरो लिया है। और ये कैसा है, इसका बिहेवियर लीनियर हम लेकर चल रहे हैं। और मैक्सिमम हमें आउटर फाइबर पे कितना मिल रहा है, मैक्सिमम आउटर फाइबर पे मिल रहा है। क्लियर, दोनों ही एंड पे, चाहे वो टेंशन साइड हो या कंप्रेशन साइड हो। ये इसी तरीके से हम देखते हैं कि स्ट्रेट एट न्यूट्रल एक्सिस क्या है, जीरो पोजीशन है। कि अगर आप न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन पर देखेंगे तो आपको वहां पर क्या मिलेगा, स्ट्रेन का अमाउंट जीरो मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट एक्ट एक्सट्रीम फाइबर। अगर कंक्रीट की बात करें तो हम कंक्रीट वाला पार्ट, हाँ, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लूं मैं कि यहाँ हम क्या मान रहे हैं कि जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कंप्रेशन में ले रहे हैं, और जो न्यूट्रल एक्सिस के बॉटम वाला पार्ट है उसे हम काय में ले रहे हैं, टेंशन में ले रहे हैं। लेकिन ऊपर वाले पार्ट में हम कंक्रीट को कंसीडर कर रहे हैं। हमने क्या अजम्पशन करा था, हम इससे पहली वाली क्लास में अजम्पशन पढ़ चुके हैं कि जो अपर अबव पार्ट है, यानी जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है, उसमें जो कंक्रीट है वो सिर्फ कंप्रेशन में वर्क करेगा। इसी तरीके से बॉटम वाला जो टेंशन साइड है उसके अंदर जो स्टील है वो काहे में वर्क करेगा, टेंशन में वर्क करेगा। टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होंगी उनके लिए वर्क करेगा। इसी तरीके से जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन स्ट्रेसेस जो आएंगी उनके लिए वर्क करेगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है?
तो यहाँ पर है, देखते हैं इसी तरीके से स्ट्रेन एट कांस्टेंट स्ट्रेस ये क्या होगी 0.002। ठीक है, तो जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेस कर्व, तो यहाँ पर हमने क्या समझा था कि इसका बिहेवियर कैसा होता है, ये पैराबोलिक होता है। पहले स्टार्टिंग में पैराबोलिक होता है, बाद में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, तो यहां पर क्या बताया गया कि जो कांस्टेंट रीजन है वहां पर कितनी आएगी 0.002, जैसा कि हमने यहां पर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके लिए, कि अल्टीमेट स्ट्रेन इन स्टील करस्पेंडिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेस एट फेलर। जैसा कि हम स्टील की बात कर रहे हैं, ये तो कंक्रीट के लिए था। अब नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट किसके लिए ले रहे हैं, हम स्ट्रेन के लिए ले रहे हैं। तो यहां पर स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेन अमाउंट होगा वो कितना होगा 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002। जो लास्ट लेक्चर है हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब देखते हैं हम इसी तरीके से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो हमने देखा वो क्या था, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को फिर से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने इसको मल्टीपल पॉइंट्स में लिया और ये आपको आईएस कोड के अंदर मिल जाएगा। ए बी सी डी ई, ये आपके मल्टीपल पॉइंट्स है। तो फर्स्ट समझते हैं। ठीक है, तो इट हैज पैराबोलिक, यानी उसका पैराबोलिक शेप कहां से, ए टू बी के जैसा रहता है ये पैराबोलिक। उसी तरीके से बी टू सी, जो बी टू सी जो है वो कैसा हो जाता है, लीनियर। क्लियर है ये चीज? अब अगर हम बात करें ये पॉइंट पर, तो ये कौन सी पोजीशन है, ये न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन है। और न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन पर क्या होता है, ठीक है, और नेट न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन पर क्या होता है कि जहां न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन होती है वहां पर क्या हो जाती है, स्ट्रेस जीरो हो जाती है। इसलिए यहां पर भी क्या हो रहा है कि यहां पर स्ट्रेस एस न्यूट्रल एक्सिस क्या है, यहां पर जीरो है। इसी तरीके से 0.002 जो है, ठीक है, स्ट्रेन है 0.002, स्ट्रेन कहां पर आएगा, ये पोजीशन। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, यानी जो आपकी ये पोजीशन दिख रही है जहां पर ये चेंज हो रहा है। सो यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो 0.002 स्ट्रेन होता है, ठीक है, वहां पर हमारी एफसीसी की वैल्यू यानी बी पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, ठीक है, 0.00, ठीक है, 0.446 एफसी के। ठीक है, इस पोजीशन पर हम कितना लेंगे स्ट्रेस की वैल्यू को। ठीक, तो हम ये इससे पहले वाले पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेकंड टाइम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें हमने डिस्कस करा था, तो आप लास्ट लेक्चर है जो है वो पूरा देखिएगा। इसी तरीके से स्ट्रेस इट एक्सट्रीम फाइबर सी, यहाँ पर कितना होगा 0.446, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बी और सी पोजीशन पर क्या होगा, स्ट्रेस सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस स्टील के अंदर कितना होगा, नीचे वाला पोर्शन जो है उसमें स्टील के अंदर कितना होगा, यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू 0.87 एफ वाई, जो टी पोर्शन आप देख रहे हैं। क्लियर है? होप सो ये क्लियर हो आपको, नहीं हो तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो आईएस कोड के अंदर ये जो आपको स्ट्रेस ब्लॉक दिया गया है, इस ब्लॉक के अंदर उन्होंने बताया है कि ये जो यहाँ पर फोर्स वर्क कर रहा है, कंप्रेशन फोर्स, जैसे कि आप यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स देख रहे हैं 0.36 एफसी के एक्सयू। ठीक है, ये बिलो एट द टॉप से डिस्टेंस कितनी है इसकी 0.42 एक्सयू। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है, कि यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू हमने दो ली थी। स्ट्रेन की वैल्यू एक थी 0.0035 टॉप फाइबर पे। इसी तरीके से जहां पर हमने स्ट्रेस का बिहेवियर कैसा हुआ था, लीनियर हुआ था, उस केस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर स्ट्रेन वैल्यू कितनी है 0.002। तो ये डिस्टेंस कितनी है जहां पर जो आप देख रहे हैं ना x1 और x2, ये डिस्टेंस कितनी है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सा जो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक जो अगर आप न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे तो दो अलग अलग ट्राइंगल दिख रहे होंगे।
ठीक है, ये दो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमने लगाई, इसमें प्रॉपर्टी को अप्लाई करा तो यहाँ पर हमें ए डिस्टेंस निकल कर आती है, वो कितनी है 4/7 XU, और ऊपर वाली कितनी हो जाती है 3/7 XU। ठीक है, तो यहाँ पर यही है चीज कि जो आपका टॉप से डिस्टेंस कितनी होगी इसकी 0.002 स्ट्रेन पर 3/7 XU, और रिमेनिंग कितनी होगी 4/7 XU। इसी तरीके से बात करते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई सेक्शन ले रहे हैं तो उसमें न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ क्या रहेगी। ठीक है, तो देखिए हमने जो अभी तक का जो डिस्कस करा उसका एक यहाँ पर हम डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया कि एक सेक्शन लिया, उस सेक्शन की विड्थ कितनी है बी है, डेप्थ कितनी है डी है, और इफेक्टिव डेप्थ क्या है स्मॉल डी है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि इफेक्टिव डेप्थ का मीनिंग क्या होता है। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जो जब हमारा सेक्शन जो है अंडर बैंडिंग, ठीक है, या अंडर डिफ्लेक्शन वर्क कर रहा होता है, ठीक है, तो उसमें कितना पार्ट वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम टेंशन में किसके लिए किसे कंसिडर कर रहे हैं कि स्टील जो है वो टेंशन साइड ओ में वर्क कर रहा है, और टेंसाइल जो स्ट्रेसेस है उन्हें बियर करेगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है, इट मींस कि यहाँ पर हमने जो ओवरऑल डेप्थ है उसमें से अगर हम इफेक्टिव कवर को निकाल दे तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचती है उसे हम क्या बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। इसी तरीके से अगर जो टॉप फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन है उसे हम एज्यूम करें एक्सयू, ठीक है, उसको हम क्या अज्यूम करें एक्सयू। ठीक है, और ये सारे क्राइटेरिया हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना रहेगा 0.0035, स्टील में ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रेस ब्लॉक की। राइट हैंड साइड वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेस को शो कर रहा है, और जो राइट में है वो स्ट्रेन को शो कर रहा है। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स फोर्स इक्वल टू क्या होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो इस केस में स्ट्रेस कितनी आ रही है, स्ट्रेस थी यहाँ पर कितनी 0.87 FY, और एरिया ऑफ स्टील को अगर हम AST से डिनोट करें तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा 0.87 FY AST। इसी तरीके से कंप्रेशन फोर्स क्या हो जाएगा 0.36 FC के बी XU। ठीक है, और ये कहाँ वर्क कर रहा है 0.42 XU डिस्टेंस फ्रॉम दी टॉप फाइबर। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे फाइंड आउट की जाती है। सो यहाँ पर स्टील के केस में हमें डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू पता थी कि मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू कितनी आ रही थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.87 FY। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंक्रीट के केस में क्या है कि यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस ब्लॉक है वो क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर पैराबोलिक भी है और लीनियर भी है, तो हमें इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया क्या रहेगा, एरिया इस यानी स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पैराबोला पार्ट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक की बात करें तो वो एरिया ऑफ पैराबोला प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। अब एरिया ऑफ पैराबोला देखें हम तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, और इसकी विड्थ और इसकी हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर विड्थ कितनी है हमारे पास 0.446 FC के, और हाइट कितनी है 4/7 XU। इसी तरीके से अगर रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ इनटू विड्थ, तो यहाँ पर विड्थ कितनी है हमारे पास 0.446 FC के, और यहाँ पर हाइट कितनी हो रही है 3/7 XU। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकल कर आता है वो कितना होता है 0.36 FC के XU। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसको कंप्रेशन फोर्स में देखें तो ये कितना हो जाता है कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FC के XU B। अब बात करते हैं इसके डिस्टेंस की कि ये इस पूरे स्ट्रेस ब्लॉक के अंदर किस डिस्टेंस पर वर्क कर रहा है। क्लियर है ये चीज। ठीक है, तो हमने वो माना कंसीडर करा कि वो डिस्टेंस क्या है y बार। तो y बार हम फाइंड करते हैं, तो y बार क्या हो जाएगा सिंपल हमारा C1y1 प्लस C2y2 अपॉन में C1 प्लस C2। क्लियर है ये चीज। C1 क्या है कंप्रेश
कंप्रेशन फोर्स फॉर रेक्टेंगुलर पोर्शन, C2 कंप्रेशन फोर्स फॉर पैराबोलिक पोर्शन। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो यहाँ पर C1 हम निकालते हैं, यहाँ पर C1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एरिया। ठीक है। तो एरिया क्या है, 0.446 एफ सी के मल्टीप्लाई बाय 3/7 XU, और मल्टीप्लाई बाय इसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होती है, डिस्टेंस टॉप से d/2 डिस्टेंस, यानी जो डेप्थ है उसका हाफ डिस्टेंस y1। तो यहाँ पर y1 क्या हो जाएगा, ये टोटल कितनी है, 3/7 XU/2। इसी तरीके से प्लस 2/3, अब इसका एरिया क्या हो जाता है, 2/3 0.446 एफ सी के इंटू 4/7 XU, और ये डिस्टेंस क्या होती है टॉप से, ये हो जाएगी हमारी कितनी, 3/8। ठीक है। और प्लस में आपकी जो रेक्टेंगुलर की 3/7 XU, तो वही हमने निकाली है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो यहाँ पर वो डिस्टेंस निकल कर आती है। क्लियर है ये चीज? ठीक। और डिवाइडेड बाय आपका C1 प्लस C2, तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एरिया निकाला, ये कितना होता है, 0.36 FC के XU। इस तरीके से y बार की जो डिस्टेंस है वो कितनी आती है हमारी, 0.42 XU। तो इससे हमें ये हमें पता चलता है कि जो फोर्स है C, कंप्रेशन फोर्स, ये कितनी डिस्टेंस पे वर्क कर रहा है, 0.42 XU। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब हम समझते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इक्विलिब्रियम फोर्सेस को देखें, इट मींस कि अगर हमें कोई बैलेंस सेक्शन बनाना है, बैलेंस करना है फोर्सेस को, तो ये कंप्रेशन फोर्स जो वर्क कर रहा है, ये बैलेंस करना चाहिए किसको, इस टेंसाइल फोर्स को। ठीक है। यानी ये आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहीं पर ही रखा कि C बराबर T, यानी टोटल कंप्रेशन बराबर टोटल टेंशन। सो ये वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू कंप्रेशन की वैल्यू, और टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, 0.87 एफ वाई ए एस टी। इस तरीके से यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स यू यानी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्स यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी। क्लियर है ये चीज? अगर आप डी के रिस्पेक्ट में चाहेंगे तो बोथ साइड डी से डिवाइड कर दिए। ये वैल्यूज आपको कहाँ मिल जाएगी, IS 456 के एनएक्स जी के अंदर। ठीक है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर IS क्लॉज दिया गया है। अब देखते हैं लिमिटिंग डेप्थ। ठीक है। ये तो हमने क्या निकाली थी, ये है हमारी एक्चुअल डेप्थ। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। सो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मीनिंग क्या है, कि बैलेंस कंडीशन के अंदर, बैलेंस कंडीशन के मींस कि जब हमारा कंप्रेशन बराबर टेंशन होगा, उस केस के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ होगी न्यूट्रल एक्सिस की, जिसको हम बोलते हैं एक्स यू मैक्स, वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, स्ट्रेन ब्लॉक लेंगे। ठीक है। यहाँ पर दोनों के लिए अगर हमने वो डिस्टेंस मानी एक्स यू मैक्स, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स यू मैक्स। ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ऊपर और नीचे वाले न्यूट्रल एक्सिस से दोनों को हम इक्विलेट करते हैं। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 0.0035 अपॉन एक्स, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0.87 एफ वाई एस प्लस 0.2 अपॉन में डी माइनस एक्स यू मैक्स। क्लियर है ये चीज? अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू चाहिए वो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, एक्स यू अपॉन डी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर आपको वैल्यू मिलती है एक्स यू मैक्स अपॉन डी इक्वल टू 0.0035 0.87 एफ वाई। ई एस की वैल्यू हमने पुट करी है 2 इंटू 10⁵ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील प्लस 0.0055। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स के लिए वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम Fe 250 यूज कर रहे हैं, तो Fe 250 के लिए जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एफ वाई की 250, तो यहाँ पर हमें एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू कितनी मिलती है, 0.53। सिमिलरली 415 के लिए 0.48, और सिमिलरली 500 के लिए 0.46। ये वैल्यूज आपको आईएस कोड के अंदर मिल जाएंगी, पेज नंबर 70 के अंदर। क्लियर है ये चीज, डिफरेंट ग्रेड के लिए एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स ये? चलिए नेक्स्ट वन हम जो बात करते हैं वो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस।
ठीक है। सो मोमेंट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ये कपल जनरेट हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि दो डिफरेंट फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, एक कपल जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ये कपल के थ्रू मोमेंट आएगा, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ कपल फॉर्म्ड बाय द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है। अब मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वही प्रिंसिपल को हम आगे लेकर चलते हैं। तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को अगर हम mu से डिनोट करें तो mu इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास दो फोर्स है, कंप्रेशन फोर्स भी है और टेंसाइल फोर्स भी है। तो कंप्रेशन फोर्स के केस में क्या हो जाएगा, c इंटू लीवर आर्म, या उसको हम ले सकते हैं t इंटू लीवर आर्म। सी की वैल्यू आपको पता ही है 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, टी की वैल्यू पता है 0.87 एफ वाई ए एस टी। क्लियर है। तो पहले हम कंप्रेशन के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर लीवर आर्म क्या है, लीवर आर्म जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची है, डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है। तो यहाँ पर एम यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू। क्लियर है ये चीज। ठीक है। तो यहां पर हमने जो वैल्यू ली है उसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हम एक्स यू अपॉन डी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यहाँ पर एम यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.36 एफ सी के एक्स यू अपॉन डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू अपॉन डी बी इंटू डी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। ठीक है। अगर यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम यू लिमिटिंग होता, लिमिटिंग वैल्यू मीन्स के जो एक्स यू मैक्स की वैल्यू है उस डिस्टेंस पर जो आपको मोमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सारे एक्स यू वो काय में चेंज हो जाते हैं, एक्स यू मैक्स अपॉन डी के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आपको कोड के अंदर मिल जाएगा एनएक्स जी के अंदर। चलिए इसी तरीके से टेंसाइल साइड की बात करते हैं। तो टेंशन साइड में क्या हो जाएगा, टी इंटू लीवर आर्म, यानी टेंसाइल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं लीवर आर्म। तो यहाँ पर लीवर आर्म कितना है, डी माइनस 0.42 एक्स यू। तो यहाँ पर एम यू क्या हो जाएगा आपका 0.87 एफ वाई एस टी डी 1 माइनस 0.42 एक्स यू। क्लियर है ये चीज। अब जो एक्स यू की वैल्यू आई है, हमारी एक्स यू की वैल्यू हमने इससे पहले निकाली थी 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के बी। यहाँ पर वो हम एक्स यू की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, एम यू इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई ए एस टी डी 1 माइनस एफ वाई एस टी एफ सी की अपॉन बी डी। ये भी आपको फॉर्मूला कहाँ मिल जाएगा, आई एस कोड के अंदर मिल जाएगा, एनएक्स जी के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंप्रेशन साइड में हमारा मोमेंट क्या रहेगा और टेंशन साइड में कितना रहेगा। इसी तरीके से अब बात करते हैं लिमिटिंग मोमेंट की। तो लिमिटिंग मोमेंट क्या होता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन है यानी एक्स यू मैक्स से, तो मैक्सिमम वैल्यू पर न्यूट्रल एक्सिस की पर जो मैक्सिमम मोमेंट मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोमेंट। इट मींस कि जब हमारा एम यू लिमिटिंग हम फाइंड आउट करेंगे तो एक्स यू भी क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है। तो यहाँ पर जो एम यू है वो काय में चेंज हो जाएगा, एम यू मैक्स के अंदर, जो हमने इससे पहले केस में डिस्कस करा था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एमयू लिमिटिंग के डिफरेंट ग्रेड के लिए। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले के अंदर हम एक्स यू मैक्स की वैल्यू पुट कर दें तो आपको पता है एफी 250 के लिए एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू 0.53 होती है, अभी हमने निकाली। यहाँ अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर एमयू लिमिटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर। इसी तरीके से 415 के लिए 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर और 500 के लिए 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। तो ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए डिफरेंट ग्रेड के लिए कि 250 के लिए क्या आएगा, एफई 415 के लिए क्या होगी और एफई 500 के लिए क्या होगी। क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील की। यहाँ पर हम जो अभी परसेंटेज ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं वो लिमिटिंग की बात कर रहे हैं, यानी लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील किसी बैलेंस सेक्शन के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि बैलेंस सेक्शन की कंडीशन क्या होती है, कंप्रेशन बराबर टेंशन। ठीक है। तो हमने इसे सिंप्लीफाई करा और ए एस टी अपॉन बी के रिस्पेक्ट में लाए और बोथ साइड हमने इसे डी से डिवाइड करा तो ये क्या हो गया, ए एस टी अपॉन बी डी। ठीक है। अब पीटी इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील अपॉन होल सेक्शनल एरिया, वो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा बी डी।
ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब परसेंटेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और अगर लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू के केस में क्या हो जाएगा, हमें एक्स यू को क्या पुट करना पड़ेगा, एक्स यू मैक्स। तो एक्स यू मैक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.53, एक्स यू मैक्स अपॉन डी की वैल्यू 0.53 एफ यू 250 ग्रेड के लिए। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील कितना निकल के आया, 0.88 एफसी के। तो ये डिफरेंट ग्रेड के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो ये आपको वैल्यूज मिल जाएगी। सो अब हम समझते हैं जो आपका मेन टॉपिक है कि बैलेंस, अंडर रेनफोर्स्ड और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया है, ठीक है, और ये उसके स्ट्रेन डायग्राम्स है। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कि कोई बैलेंस सेक्शन क्या होता है। तो बैलेंस सेक्शन के लिए कंडीशन क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस सेक्शन में जो हमारा एक्सयू होगा, यानी जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी, वो इक्वल किसके होगी, किसके इक्वल होगी, एक्सयू मैक्स के, यानी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी न्यूट्रल एक्सिस की उसके इक्वल होगी। ये बैलेंस के लिए कंडीशन है। इसी तरीके से अगर हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन की बात करें, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में क्या होता है कि हमारा जो एक्सयू होता है, यानी सेक्शन का जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ से कम होती है, यानी एक्सयू क्या होगा, लेस देन एक्सयू मैक्स होगा। सिमिलरली ओवर रेनफोर्स सेक्शन के केस में क्या हो जाता है, ये एक्सयू हमारा ग्रेटर देन होता है एक्सयू मैक्स। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो बैलेंस तो आपको क्लियर है कि बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, यानी कंप्रेशन फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स, यानी जो स्ट्रेन अमाउंट कंप्रेशन में आ रहा है वही स्ट्रेन अमाउंट काय में आएगा, आपका टेंशन में आएगा। और सेक्शन में क्या होगा, फेलर दोनों तरीके से होगा, दोनों फेलर एक साथ होंगे, यानी स्टील भी आपका साथ में फेल होगा और कंक्रीट भी आपका साथ में फेल होगा, एक साथ दोनों फेलर होंगे, ठीक है। लेकिन अंडर रेनफोर्स की बात करें तो हम होता क्या है, अंडर रेनफोर्स केस के अंदर क्या होता है कि हम रेनफोर्समेंट जो होता है, ठीक है, जो रेनफोर्समेंट होता है वो रेनफोर्समेंट अमाउंट क्या करते हैं, हम कम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि हम इसे किसके लिए डिजाइन करते हैं, मेजरली कंक्रीट के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है। और इसको हम और डिटेल में हम तीनों को कैटेगराइज करते हुए समझते हैं, तो यहां से आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन, सो बैलेंस सेक्शन में जैसे हमने बात करा कि कंप्रेशन बराबर टेंशन, तो ये क्या है, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, कम है, ठीक है। और दूसरी चीज हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो एक्सयू होता है वो एक्सयू किसके इक्वल होता है, एक्सयू मैक्स के अलावा। जब आपका एक्सयू बराबर एक्सयू मैक्स होगा तो पीटी बराबर पीटी लिमिटिंग होगा, ठीक है, यानी परसेंटेज ऑफ स्टील किसके बराबर होगा, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील के, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें यील्ड स्टील इन स्ट्रेन इन कंक्रीट, तो जैसा कि आप फर्स्ट वाले में देख रहे होंगे बैलेंस सेक्शन के लिए कि यहाँ पर स्ट्रेन अमाउंट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा है कंक्रीट के लिए भी और स्टील के लिए भी। लेकिन हम बात करें और इसी तरीके से जब मोमेंट की बात करेंगे तो जो आने वाला मोमेंट होगा, यानी एक्चुअल मोमेंट किसके इक्वल होगा, एमयू लिमिटिंग के लिए, और दोनों ही क्या होंगे, एक साथ फेल होंगे एट सेम टाइम। तो ये कंडीशन क्या होती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। इसी तरीके से हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन की बात करें तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होते हैं कि जब आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन से क्या होती है, कम होती है, यानी डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, और हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होगा, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील से भी कम होगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि इसमें सेक्शन जो होता है फेल काय में होगा, स्टील में फेल होगा, क्योंकि हमने इसको काय के लिए डिजाइन करा है, कंक्रीट के मेजर पार्ट को लेते हुए हमने डिजाइन करा, कंक्रीट में इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टील के लिए फेल होगा। और जनरली डिजाइनर्स जो होते हैं वो इसी को क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। उसका रीजन क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहला रीजन ये है कि इसमें क्या होता है, आपको सफिशिएंट वार्निंग टाइम मिल जाता है। वार्निंग टाइम मींस कि जब स्टील में पहले फेल होगा तो स्टील का नेचर कैसा है, डक्टाइल बिहेवियर है। डक्टाइल बिहेवियर होने की वजह से आपको क्या होगा, पहले डिफ्लेक्शन शो होगा देन फेल होगा,
ठीक है। और जिसके अब हम इसे किसके लिए, स्टील अमाउंट क्या हो रहा है, कम लग रहा है क्योंकि हम इसे कंक्रीट के लिए मेजर डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेक्शन कैसे होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। और जब ये कंक्रीट के लिए स्ट्रांग है तो हम इसे डिजाइन किसके लिए करेंगे, स्टील के केस के लिए करेंगे। तो यहाँ पर मोमेंट किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, स्टील के केस में। तो यहाँ पर एम यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू लेबर आर्म, जिसे हम बोलते हैं 0.87 FYAST D 1 - 0.42 एक्स। इसी तरीके से ओवर रेनफोर्स सेक्शन की बात करें अगर हम, तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर ये स्टील अमाउंट ज्यादा होता है। अब स्टील अमाउंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो कंक्रीट का अमाउंट होगा कम होगा, यानी कंक्रीट क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले फेल हो जाएगा। अब कंक्रीट अगर पहले फेल हो गया तो कंक्रीट कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल, तो कंक्रीट काय में फेल होगा, क्रशिंग में फेल होगा। अच्छा, ये जो फेलर होगा ये कैसा होगा, सडन फेलर होगा, क्योंकि क्रशिंग होती है तो सडन फेलर होगा। अब सडन फेलर होने की वजह से क्या होगा, आपको वार्निंग नहीं मिलेगी। इसी वजह से आईएस कोड जो है इस वैल्यू को रिकमेंड नहीं करता है। यानी जो भी सेक्शन ओवर एनफोर्स होते हैं, कोड आपको रिकमेंड करता है कि आप इन्हें फिर से डिजाइन करें। इस केस में होता क्या है कि आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन होती है वो मैक्सिमम से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है। तो और सेक्शन कैसा होता है, अनइकोनॉमिकल होता है, क्योंकि स्टील क्या होता है, अमाउंट ज्यादा लग रहा है, तो सेक्शन कैसा होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। और स्ट्रेन जो होगा वो किस में होता है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे कि ओवर एनफोर्स सेक्शन के केस में कंक्रीट में जो स्ट्रेन अमाउंट है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा है, और स्टील का जो स्ट्रेन अमाउंट है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू से कम है। क्लियर है ये चीज। ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें आज के इस लेक्चर सेशन में थी। बाकी का जो हम इसके न्यूमेरिकल्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये सारे फॉर्मूलेज आपको वहां पर यूज होंगे। क्लियर है ये चीज। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ठीक है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिएगा, नहीं तो हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है।